हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक हो गए आप सभी लोग। मैं मनीष आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास के अंदर। बच्चे, आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं मनी एंड बैंकिंग के अंदर टॉपिक स्टार्ट करेंगे कमर्शियल बैंक। इस वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे कमर्शियल बैंक एंड प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कमर्शियल बैंक। सबसे पहले काम करते हैं हम लोग मीनिंग समझते हैं कमर्शियल बैंक होता क्या है। ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट जो तीन काम करेगा, तीन काम मेनली करता है। तीन काम कौन कौन से इसके? डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा, यानी कि वहाँ के उस इकोनॉमी के कंट्री के जो भी आम लोग हैं, आम जनता है, उनका जो भी पैसा है वो बैंक के पास पैसा जमा कराने जाएंगे, वो सारे के सारे पैसे को जमा स्वीकार करेगा, यानी कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा। दूसरा काम, जिन लोगों को लोन की रिक्वायरमेंट है उनको क्या करेगा? लोन रिक्वायर्ड करेगा, लोन क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा, लोन उनको दे देगा। तीसरा काम मनी क्रिएट का, वो मनी क्रिएशन करेगा। तो ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट इकोनॉमी के अंदर जो तीन काम करेगा, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स एंड तीसरा काम मनी क्रिएशन विद द एम ऑफ प्रॉफिट, यानी कि ये सारे काम बैंक क्यों कर रहा है? ताकि उसको प्रॉफिट हो। तो कोई भी इंस्टीट्यूट जो प्रॉफिट के मोटिव से तीन काम करेगा, लोन देने का, जमा एक्सेप्ट करने का और मनी क्रिएट करने को, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कमर्शियल बैंक बोलेंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने पर टॉपिक पर। इट रेफर्स टू एन इंस्टीट्यूट, इट रेफर्स टू एन इंस्टीट्यूट which performs the functions of accepting deposits, granting loans and creation of money with the aim of earning profit। देखो, हम लोगों ने डेफिनेशन में भी यही पढ़ा है। ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट तीन काम करेगा, डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा, लोन ग्रांट करेगा और तीसरा काम मनी क्रिएट करेगा, प्रॉफिट को अर्न करने के एम के साथ। उस इंस्टीट्यूट को हम लोग क्या बोलेंगे? बैंक बोलेंगे। तो हम लोग बात करते हैं फंक्शंस ऑफ बैंक की। फंक्शंस किसके? कमर्शियल बैंक के। ये मेनली दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी फंक्शंस, एक होते हैं हमारे प्राइमरी फंक्शंस। कौन से फंक्शंस? प्राइमरी फंक्शंस। और दूसरे होते हैं भाई हमारे सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शंस आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। एक्चुअली फंक्शंस आप लोगों के सिलेबस में है ही नहीं। हम लोग ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा समझते हैं फिर भी इनके बारे में। प्राइमरी फंक्शंस दो तरह के होते हैं। पहला क्या होता है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। लोग जो भी पैसा लेकर आएंगे बैंक के पास, वो उनको अपने पास उस पैसे को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा डिपॉजिट के तौर पे। दूसरा काम जो ये करते हैं ग्रांटिंग लोन्स का। किसका काम? ग्रांटिंग लोन। जितने भी लोन वगैरह है, जिनको लोन की रिक्वायरमेंट है, उनको दे देगा। दो काम हो गए, प्राइमरी फंक्शन के अंदर आएंगे डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और ग्रांटिंग लोन्स का। इसके अंदर कुछ फंक्शंस आते हैं लाइक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अच्छा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है? जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है ना, उनके करंट अकाउंट होते हैं बैंक्स के अंदर। क्या होते हैं? उनके करंट अकाउंट होते हैं और उनको सपोज एक्स्ट्रा अमाउंट की नीड है,
तो बैंक उनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके अंदर वो अपने एग्जिस्टिंग अमाउंट से ज़्यादा पेमेंट कर सकते हैं। फोर से एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम लोग हैं, हमारे सेविंग अकाउंट होते हैं बैंक्स के अंदर, मेरे अकाउंट में 4 से 1 लाख रुपये है, तो वो 1 लाख रुपये ही मैं निकाल सकता हूँ मैक्सिमम अकाउंट से। मैक्सिमम कितना निकालूंगा? 1 लाख, यानी कि मैं विड्रॉ कर रहा हूँ अपने अकाउंट से 1 लाख रुपीज़। लेकिन अगर मेरे पास यही करंट अकाउंट होता और मेरे अकाउंट में 4 से 10 लाख रुपीज़ है, मुझे नीड है 12 लाख रुपए की पेमेंट की, तो मैं 2 लाख रुपए का क्या कर सकता हूँ? ओवरड्रॉ कर सकता हूँ, ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ कर सकता हूँ, बैंक से ले सकता हूँ। डेट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इसके अलावा क्या करता है वो? सेल्स एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी, सेल एंड परचेज करेगा फॉरेन एक्सचेंज के। और क्या कर सकता है? लॉकर फैसिलिटी, लॉकर फैसिलिटी, ठीक है। और क्या कर सकता है? एजेंट फंक्शन दे सकता है, एजेंट बन सकता है आप लोगों का। एजेंट मतलब आपके पास सपोज पैसा है, कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास पैसा तो बहुत सारा है लेकिन उसको पास इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड नॉलेज नहीं है, तो बैंक उसके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह में उसकी क्या कर सकता है? हेल्प कर सकता है। तो बच्चे ये हो गए हमारे सेकेंडरी फंक्शंस और ये प्राइमरी फंक्शंस हो गए हमारे पास। आप लोग एक काम करो, उसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये जो बच्चे सेकेंडरी फंक्शंस है सिर्फ इतना ही नहीं है, इससे ज़्यादा भी हैं। अगर आप बोलोगे मैं इनका क्या नाम है, ये यूनिट खत्म होती है इसके बाद एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा फंक्शंस के ऊपर, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ नॉलेज, बट ये ध्यान रखना अभी आपके सिलेबस में नहीं है। फिर भी थोड़ा सा ओवरव्यू मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ वीडियो में, जितना मैं आपको समझा सकता हूँ उतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बोर्ड। एंड अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक के, अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड मनी क्रिएशन। चलिए मैं रफ करता हूँ इसको, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मनी क्रिएशन का। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा 4 नंबर का, डेफिनेटली आपके एग्जाम में 4 नंबर का आएगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना होता क्या है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन। प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन, इसी को बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। क्या बोलते हैं इसी को? क्रेडिट क्रिएशन। इट इज द मोस्ट important activity through this activity या फिर फंक्शन, through this function बैंक is able to create credit, bank is able to create credit in which, या ऐसे करो, बैंक इज एबल टू क्रिएट क्रेडिट, ठीक है। तो बच्चे एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ये, जिसके अंदर बैंक क्या कर सकता है, जो भी उसका इनिशियल डिपॉजिट आता है उससे क्या कर सकता है? क्रिएट कर सकता है क्रेडिट को। क्या कर सकता है? क्रिएट कर सकता है क्रेडिट को। कैसे करता है? इसके लिए 2 एजम्पशंस होती हैं, तो मैं पहले एजम्पशंस बताता हूँ आपको होती क्या यहाँ पर। इसके लिए 2 एजम्पशंस हैं, 2 एजम्पशंस। पहली एजम्पशन, देयर इज अ सिंगल बैंक इन द इकोनॉमी। पूरे इकोनॉमी के अंदर एक ही बैंक है, एक से ज्यादा बैंक नहीं है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं सिंगल बैंकिंग सिस्टम पे बात कर रहे हैं।
किस पे बात कर रहे हैं? सिंगल बैंकिंग सिस्टम पे बात कर रहे हैं। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां पर सभी लोगों को एक ही बैंक होता है, सभी लोगों पर एक ही बैंक होता है, सारे के सारे लोग एक ही बैंक के थ्रू अपने काम करा रहे हैं। सेकेंड assumptions, all the receipts and payments, all the receipts and payments in the economy are routed through the bank. यानी कि बैंक जो है उस बैंक के जरिए ही सारी की सारी इनकम और जो भी रिसिप्ट्स है, पेमेंट्स हैं, उसी के थ्रू होंगी। यानी कि आप लोग को जो भी इनकम रिसीव होगी बैंक अकाउंट में होगी, और आप लोग जो भी पेमेंट करोगे वो चेक के थ्रू करोगे। यानी कि कोई पेमेंट कैश में नहीं होने वाली है, सारी A to Z पेमेंट किस में होंगी? चेक के थ्रू होंगी। तो ये दो असम्पशन है कि पूरे इकोनॉमी के अंदर एक ही बैंक है, और दूसरे असम्पशन क्या? जितनी भी रिसिप्ट्स हैं, पेमेंट्स हैं या मनी ट्रांजेक्शन है, सारी की सारी बैंक के थ्रू ही होने वाली हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है, डेट इज कॉल्ड लीगल रिजर्व रेशियो, जिसको बोलते हैं हम लोग LRR। इट इज द या ऐसे कहो, इट इज द लीगली कंपल्सरी टू बैंक्स keep certain minimum fraction of their deposits in the form of cash reserves। देखिए कहना क्या चाह रहा है इस पॉइंट के अंदर, जितने भी कमर्शियल बैंक होंगे, या यहाँ पर हमारे पास एक ही बैंक है, बैंक के पास जितनी भी डिपॉजिट्स आएंगी, बैंक के पास जितनी भी डिपॉजिट आएंगी, उस डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंटेज जो कि RBI डिटरमाइन करेगा, वो 10%, 20% या कुछ और परसेंटेज जो भी होगा वो RBI डिटरमाइन करेगा। RBI बोलेगा 4 से 20% आपने क्या रखना है? डिपॉजिट में से कैश रिजर्व मेंटेन करने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे किसी बैंक के पास 1000 रुपीज़ क्या है? डिपॉजिट्स के हैं, 1000 रुपीज़ डिपॉजिट्स के हैं। अब RBI कहता है 20% क्या रखो? LRR रखो। तो 1000 का 20% फोर्स कितना हो गया? 200। वो 200 बैंक को अपने पास लीगली कैश के रूप में रखना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग LRR। आगे चलकर हम लोग देखेंगे LRR दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है CRR और एक होता है SLR। डिटेल में इसको बाद में ही देखेंगे जब ये टॉपिक आराम से पढ़ेंगे। अभी के लिए ध्यान रखो, टोटल डिपॉजिट बैंक के पास जितना भी होगा उसका कुछ सर्टेन परसेंटेज बैंक्स को अपने पास कैश के फॉर्म में रखना है, डेट इज कॉल्ड LRR। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या है? अजम्पशंस पढ़ी हैं, दो अजम्पशन है, सिंगल बैंकिंग सिस्टम पहली बात, दूसरी बात जितनी भी पेमेंट होंगी, रिसिप्ट्स होंगी वो बैंक के थ्रू होने वाली हैं, तीसरा टर्म हम लोगों ने LRR पढ़ा है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक जिसका नाम है मनी क्रिएशन का प्रोसेस। ठीक है ना, ये रफ करता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, न्यूमेरिकल एग्जांपल टेक करते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग समझेंगे इस प्रोसेस को। चलिए इसको न्यूमेरिकली समझने के लिए बच्चे हम लोग क्या करेंगे, कुछ एक चीज़ें लेट कर लेते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल की फॉर्म में देखते हैं इसको कहते क्या हैं। चलिए देखिए भाई क्या कहना चाह रहा है वो इसमें। वो
लेट करते हैं प्राइमरी डिपॉजिट, या फिर इसको बोलेंगे इनिशियल डिपॉजिट, 4 से ये है ₹1000, और LRR डिटरमाइंड बाय RBI 4 से दिस इज 20%। अब हम लोग देखते हैं अपनी टेबल के अंदर, पहला कॉलम रहेगा स्टेजेस, सेकंड कॉलम डिपॉजिट, थर्ड कॉलम लोन के लिए कि वो लोन कितना दे सकते हैं, और फोर्थ रहेगा आप लोगों का LRR जिसको हम लोग बोल सकते हैं कैश रिजर्व। तो टोटल 4 कॉलम्स बनेंगे, स्टेजेस, डिपॉजिट्स और लोन और LRR। सपोज स्टार्टिंग में बैंक के पास जमा कितना है, 1000 रुपीज़ जमा है, कितना है 1000 रुपीज़ जमा है। आप ऐसा समझ सकते हो मेरे पास 1000 रुपीज़ है, मैं अपने 1000 रुपीज़ लेकर कहा गया, बैंक के पास गया कि मेरे पास ये कुछ पैसे हैं, 1000 रुपीज़ है, आप एक काम करें अपने बैंक में जमा करें। बैंक का काम है जमा करना। बैंक ने मेरे नाम का एक अकाउंट ओपन किया बैंक में, और उस अकाउंट के अंदर 1000 रुपीज़ जमा कर दिए। अकॉर्डिंग टू द रूल्स या अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस बैंक क्या करेगा, टोटल डिपॉजिट डेट इज कॉल्ड कितना है, 1000 रुपीज़ है, इस 1000 का 20% ₹200 अपने पास रखेगा कैश में। ठीक है, ये हालांकि एक कंप्लीट बैंक के पास नहीं रहेगा, इसमें कुछ उसमें जाएगा किसके पास, RBI के पास, वो देखेंगे अगले टॉपिक के अंदर। अभी के लिए समझो कैश रिजर्व 200 मेंटेन करा। अब इन दोनों में डिफरेंस अमाउंट कितना है, 800 रुपीज़। अब इस बात का मतलब क्या हुआ, अगर बैंक के पास 1000 रुपीज़ जमा है, कितने जमा है 1000 रुपीज़ जमा है किसके पास, बैंक के पास 1000 रुपीज़ जमा है, वो LRR 20% रखेगा। इट मीन्स 1000 में से 20% निकाल दो कैश रिजर्व का, बचा हुआ अमाउंट 800 रुपीज़ बैंक क्या कर सकता है, लोन के रूप में आगे फॉरवर्ड कर सकता है। अब जब ये लोन फॉरवर्ड करेगा या लोन ग्रांट करेगा, वो कैश में नहीं करेगा। किस में नहीं करेगा, कैश में नहीं करेगा। बच्चे ये जो बातें मैं ओरली बोल रहा हूँ, आप लोग इसको अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। जब 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा तो इसको आप लोग लिखेंगे भी। ठीक है, मैं लिखूंगा नहीं आप लोगों के लिए, आप लोग खुद लिखेंगे या बुक से रीड करेंगे तो समझ जाएंगे लिखना क्या है, और जो मैं बातें बता रहा हूँ वो आप आसानी से समझ पा रहे हो। तो भाई स्टेज 1 आती है। अभी क्या हुआ, बैंक में एक बंदे ने जमा कराया जिसमें से 1000 रुपये, 200 रुपया 20% LRR, बचा 800 रुपया। बैंक क्या कर सकता है, लोन दे सकता है। सपोज अब कोई बैंक के पास आया लोन लेने के लिए, किसके लिए आया, लोन लेने के लिए आ गया, तो बैंक कितना अमाउंट उसको दे सकता है मैक्सिमम लोन के रूप में, 800 रुपीज़ दे सकता है। 800 लोन में दे दिया। क्या कैश में देगा, नहीं कैश में नहीं देगा। जो बोरोवर है यानी कि जो पैसा उधार लेने के लिए आया है, जिसने लोन मांगा है, उस बंदे का बैंक में अकाउंट ओपन होगा, यानी बैंक अकाउंट ओपन करेगा उसके नाम का, और जितना उसने लोन लिया है 4 से 800 रुपीज़ उसके अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। अब आप सोचो क्या इसके बाद बैंक और आगे कर सकता है, बिल्कुल करेगा। देखते हैं होगा क्या। सपोज करो इस बोरोवर ने पूरा 800 रुपया निकाला और पैसा लेके चला गया बैंक से। अब क्या करेगा भाई, बैंक के पास तो कुछ बचा नहीं है। लेकिन अभी हम लोगों ने एक एजम्पशन देखी थी जिसके अंदर सारी इनकम यानी कि रिसिप्ट्स और सारी पेमेंट्स यानी कि जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो इस बैंक के थ्रू ही होने वाली हैं। यानी कि इस बंदे ने, बोरोवर ने पैसा लिया होगा, बाहर खर्च किया होगा, जिन लोगों की इनकम बनी होगी वो वापस इसी बैंक के पास आएंगे। क्यों आएंगे इसी बैंक के पास, क्योंकि सिंगल बैंकिंग सिस्टम है, इसके अलावा कोई दूसरा बैंक नहीं है। वो लोग आएंगे, पैसा जमा कराएंगे, वापस पैसा जमा कहाँ हो गया, बैंक में ही हो गया। तो अगेन बैंक क्या करेगा, इसका 800 रुपये का जो उसके अकाउंट में जमा करे हैं उसका 20% यानी कि 160 रुपीज़ क्या करेगा, कैश रिजर्व मेंटेन करेगा। बैलेंसिंग अमाउंट ₹640 लोन फॉरवर्ड कर सकता है। क्या कर सकता है, लोन फॉरवर्ड कर सकता है। नेक्स्ट स्टेज के अंदर ये जो 640 है, अगले केस में फिर अगेन क्या कर सकता है, ये लोन फॉरवर्ड कर सकता है, बिल्कुल करेगा। और इसका 20% कैश में 64 का 20% डेट इज कॉल्ड 128 रुपीज़। 128 रुपीज़ क्या करेगा, लोन के रूप में देगा। बैलेंस
128 क्या करेगा, कैश रिजर्व रखेगा। बैलेंसिंग अमाउंट हाउ मच, 500 रुपीज 512 क्या करेगा, इसको अगेन लोन दे सकता है। क्या ये प्रोसेस कहीं पे बंद होगी, बिल्कुल बंद होगी। कब बंद होगी, जब इनिशियल डिपॉजिट पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। इनिशियल डिपॉजिट जब पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस क्या रहने वाली है भाई लोगों, कंटिन्यू रहने वाले ये प्रोसेस। तब देखेंगे हम लोग जब टोटल करेंगे इनिशियली लास्ट में आकर क्या करेंगे, टोटल करेंगे। क्या करेंगे, टोटल। तो टोटल डिपॉजिट्स विल बी 5000। ये 5000 आया कैसे अभी बताता हूँ, ये लिख दूँ एक बार मैं, टोटल बताता हूँ कैसा है 5000। लोन वाले का टोटल करोगे तो 4000 आएगा और कैश रिजर्व LRR का टोटल करोगे तो 1000 आएगा। ये आया कैसे जरा एक बार देखते हैं बच्चे। ये जो मनी क्रिएशन होता है ना, क्या मनी क्रिएशन का एक फार्मूला होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी डिपॉजिट डिवाइडेड बाय LRR। अभी हमारे एग्जाम्पल में प्राइमरी डिपॉजिट कितना है, 1000 रुपीज। LRR 20%। क्या 20% को कैसे लिखते हो आप लोग, 20/100। अरे बोलो भाई, ऐसे ही लिखते हो ना। और इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो गया, ये 0.2, ये 0.2, यानी कि LRR का ये इधर आ गया, इसके डिवाइड में आ गया। करा क्या है, कुछ नहीं, 20% को परसेंटेज की फॉर्म में लिख दिया है। अब क्या करने वाले हो आप लोग, इसका उड़ाओ डेसिमल। एक डेसिमल है, एक डिजिट है, एक 10 ऊपर चला गया, काट दो इससे, 5 पे कटा, 5 × 1000 5000। तो हाउ मच मनी क्रिएशन इज, ₹5000 का मनी क्रिएट हो गया। आप लोग देख रहे हो टोटल डिपॉजिट विल बी 5000। ये 5000 ऐसे आया, प्राइमरी डिपॉजिट को डिवाइड करा किससे, LRR से डिवाइड करा किसको, प्राइमरी डिपॉजिट को डिवाइड किया LRR से, तो आया 5000। ये 5000 आपके हो गए टोटल डिपॉजिट। अकॉर्डिंग टू आवर एजम्पशंस 20% इज लीगल रिजर्व रेशियो। 5000 का 20% कितना होता है, 5000 का 20% हो गया भाई आप लोगों का 1000 रुपीज। ये 1000 कैश में चला जाएगा, कैश रिजर्व में चला जाएगा, क्योंकि 20% था टोटल डिपॉजिट का। 20% 1000 रुपीज कितना हो गया, कैश रिजर्व। और बाकी जो बचेगा 4000 रुपये वो लोन अमाउंट हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग मनी क्रिएशन। आई होप आपको ये टेबल मनी क्रिएशन की प्रोसेस समझ में आई होगी, और आप लोगों को ये जो बातें मैंने ओरली बोली हैं ये आप लोग लिखोगे बकायदा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। लिखनी कैसे वो आपको मालूम हो चुका है अब तक। जो भी बातें ओरली करी गई है यहाँ पर जो करा है वही आप लोग लिखना। भाई बड़ा आसान काम है। 10th क्लास में मैथ्स में आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन करते थे, मैथ्स में कंस्ट्रक्शन करते थे कि हम लोगों ने एक आर्क लगाया, एक लाइन ड्रॉ करी, एक एंगल फॉर्म किया, उसको क्या करते थे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते थे। भाई इसके अंदर भी वही करना है। हर एक स्टेज के अंदर हर एक स्टेप में आपने करा क्या है उसको अपनी लैंग्वेज में लिखाओ, आपके 4 नंबर कंफर्म पक्का ठप्पे के साथ। चलिए अब मैं उम्मीद करता हूँ को आपको ये पूरा प्रोसेस अच्छे से क्लियर होगा, आपके 4 नंबर कंफर्म। अगर आप लोग टेबल को अच्छे से देख लोगे, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सेंट्रल बैंक के बारे में बात करेंगे और सेंट्रल बैंक के जो भी फंक्शंस होते हैं वो। इस यूनिट में टोटल 2 वीडियोस और बनेंगी इसके बाद। एक तो सेंट्रल बैंक के फंक्शंस, और उसके अलावा जो लास्ट वीडियो बनेगी वो बनेगी सेंट्रल बैंक किस तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और प्लीज़ भाई चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।